YouTube के व्यूवर्स, एक बार पुनः मैं भूगोल से संबंधित आज एक टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। टॉपिक का नाम है भारत का भूगोल, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे आने वाले दिनों में भारत की जलवायु, किस प्रकार से भारत की संरचना हुई है, पहाड़ हैं तो किस तरह से इनका निर्माण हुआ है, किस तरीके से पहाड़ बने हैं, नदियां हैं किस पैटर्न पे बहती हैं, वन प्रदेश हैं या मैदानी भाग है, किस तरह की फसलें आती हैं भारत में। इन सारे टॉपिक्स को हम अगले वीडियोज में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले टू स्टार्ट विथ, शुरू करने के लिए हमने जो टॉपिक लिया है वो है भारत का भूगोल, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप सभी लोगों को पता है कि भारत एक डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है। जनसंख्या हमारी काफ़ी ज़्यादा है। पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पे चाइना के बाद आते हैं। लगभग 17.5% पॉपुलेशन इंडिया के पास है। दिस इज फर्स्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि वी हैव द पॉपुलेशन ऑफ 17.5%। दैट मीन्स कि पूरे विश्व में हर 6 में से एक आदमी जो है वो भारतीय है, भारत देश में रहता है। भारतीय अगर ले लेंगे तो और भी लोग हो सकते हैं जो विदेशों में भी रहते हैं, संभवतः उसकी जनसंख्या, उनकी गणना इस डेटा में नहीं की गई होगी। भारत को देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। भारत का एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है भारत का अपना। पृथ्वी को समझने के लिए 2 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जो आपको पता है वो होंगी, नहीं पता होंगी तो हम अगले वीडियो में इसको भी कवर करेंगे। अक्षांश और देशांतर, ये जो ईस्ट टू वेस्ट जो डायरेक्शन में एक सर्कुलर लाइन होती है उसको अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाती है उनको हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसमें जो भारत का विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूडनल, जो भारत का विस्तार है 8 डिग्री एंड 4 मिनट टू 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ, यानी ये जो बिल्कुल पृथ्वी के बीच से, अर्थ के बीच से जो रेखा जाती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर जितनी भी रेखाएं अक्षांश बनाए जाते हैं, लैटिट्यूड ड्रा किए जाते हैं, उन सबको हम नॉर्थ से डिनोट करते हैं, नॉर्थ से बताते हैं। और जो नीचे के ओर होती हैं उन सबको हम साउथ से बताते हैं। तो भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्ण रूप से। ये भी एन है, ये भी एन है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भारत का लैटिट्यूडनल विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल विस्तार, यानी अगर कुछ इंडिया ये है तो अभी हमने जो विस्तार की बात की वो ये वाला विस्तार है। यहाँ से लेके ये कश्मीर वैली, लद्दाख के ऊपर तक जो हमारा जाता है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट। अब हम लॉन्गिट्यूडनल अगर विस्तार की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार में हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट, और ये जो लास्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, डायमेंशन है इंडिया का विस्तार। एरिया की अगर बात करें तो एरिया ऑफ इंडिया जो है वो कितना है, 2.4%। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में अगर आप देखेंगे तो भारत का विस्तार कितना है, 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया। पूरे विश्व का जो एरिया है उसमें से 2.4% जमीन हमारे पास है। जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन इज 17.5%। सीधी बात है कि हमारी जमीन पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है।
इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। 7वां सबसे बड़ा स्टेट है। हमसे बड़े जो राज्य हैं, जो देश हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा, इस तरह के देश हमसे ज़्यादा एरिया रखते हैं। हम 7वें नंबर पे हैं। पॉपुलेशन के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं। चाइना ही हमसे ज़्यादा है, लेकिन एरिया के मामले में 6 देश हमसे ज़्यादा हैं। एक इम्पॉर्टेंट, भारत का प्राइम मेरिडियन, अक्षांश, जो देशांतर का विस्तार होता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। डिटेल्स के लिए फॉलो करते रहे हमारे चैनल को, हम डिटेल्स बताएंगे 4 मिनट का डिफरेंस कहाँ से आता है, सन की वजह से, सूर्य की वजह से। तो यहाँ से 68 डिग्री और 97 अगर माइनस करते हैं तो लगभग मोटा मोटी ये 30 डिग्री का, 30 अंश का अंतर है देशांतर में। तो 4-4 मिनट करके हमारे समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। चूंकि अर्थ ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये वाला पोर्शन पहले, जो ईस्टर्न मोस्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है आपका इंडिया का, वो सबसे पहले सनराइज को फेस करता है। वेयर एज उसी के कंपैरिजन में ये जो लास्ट पोर्शन, जो हमारा वेस्टर्न पोर्शन है, जो गुजरात में है, वो वाला सन के राइज को फेस करते करते उसको 2 घंटे का समय लग जाता है। तो प्रश्न आया कि हम किसको अपना स्टैंडर्ड टाइम माने, क्योंकि पूरी कंट्री में एक टाइम होना चाहिए, अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लम आएगा भाई। ऑफिस चलाना है, अब इसका ऑफिस 9:30 बजे शुरू हो जाएगा, इसका ऑफिस अभी शुरू ही नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि ये इसका जब 9:30 बजेगा तो ये 11:30। अब इस कार्यालय को इस कार्यालय से बात करनी है तो ये अपनी दुकान बंद करके चल पड़ा होगा घर पे। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ी, और वो स्टैंडर्ड टाइम हमने लिया है 82 डिग्री 30 मिनट पे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ ये भी एक फैक्ट है जो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ फैक्ट, यह अक्सर सवाल आता है कि यह किस शहर से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके ऑप्शन इलाहाबाद हो सकते हैं, वो भी सही है, नैनी हो सकता है, या मिर्जापुर हो सकता है। इन तीनों में से, तीनों ऑप्शन में से तीनों नहीं रहेंगे, इतना आप सुनिश्चित रहिए। तीनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा यह गुजरता है इलाहाबाद के निकट नैनी से। साधारण भाषा में इसको इलाहाबाद भी कह लिया जाता है, जो आज का प्रयागराज हो गया है। नैनी, या कहीं कहीं इसको, चूंकि मिर्जापुर एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद से सटा हुआ, नैनी से सटा हुआ मिर्जापुर, इन तीनों में से कोई भी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारी जो भारत की मानक समय रेखा है, जो कि 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, वो कहाँ से गुजरती है? वो इलाहाबाद के पास नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। एक सवाल और आता है। अब आते हैं अक्षांशीय विस्तार पे। अक्षांशीय विस्तार में कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत को इस तरीके से काटती है, लगभग बीचों बीच। और यह बीचों बीच कर्क रेखा का मतलब क्या है? सूर्यातप या सन की जो हीट होती है वो रिसीव करता है, जो इक्वेटर होता है। बिल्कुल अगर सेंटर में आप जाएंगे तो यहाँ पे सन की रेज सबसे ज़्यादा रिसीव होती हैं, और क्रमशः आइदर आप ऊपर जाइए, नॉर्थ पोल की ओर जाइए, या साउथ पोल की ओर जाइए, जो सन से रिसीव होने वाली हीट है वो कम होती जाती है। तो इसको स्टडी करने के लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं। जैसे वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेटर के ऊपर एक रेखा है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स पे, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। हिंदी में कर्क रेखा, अंग्रेजी में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और बिल्कुल ये विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है, उसके 23 डिग्री साउथ में एक दूसरी रेखा होती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। ये दोनों जोन यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करने वाला होता है। इंडिया में
कुछ हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा टॉरिड जोन में या उष्ण कटिबंध, हिंदी में अगर कहें तो उष्ण कटिबंध में आता है, कर्क रेखा के नीचे वाला इलाका, जबकि इसके ऊपर वाला उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, या आप मोटा मोटी ये मान के चल सकते हैं थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म। दैट इज वाई आप देखेंगे कि इस इलाके में जो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का इलाका है, इसमें सर्दी भी पड़ती है ठीक ठाक और गर्मी भी पड़ती है ठीक ठाक। तो ये भारत को कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच से काटती है, 8 राज्यों से गुजरती है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ से हम शुरू करें तो सबसे पहला राज्य जो जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वो है गुजरात। दूसरा उसके बाद आता है नंबर राजस्थान। राजस्थान के बाद तीसरा नंबर आता है एमपी। चौथा नंबर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये कुछ इलाका झारखंड का, जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। फिर उसके बाद आप आते हैं तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे त्रिपुरा आएगा। बांग्लादेश के बाद ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आ जाता है अंतिम राज्य आपका जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ये है मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से। ये इम्पॉर्टेंट है, यह वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको ये बार बार देखने से याद हो जाएगा कि त्रिपुरा, मिजोरम और ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ से सवाल आता रहता है। उसके बाद तटीय रेखा, ये तटीय रेखा हो गई। कोस्टल एरिया या कोस्टल लाइन, जहाँ जो भारत का इलाका जो समुद्र के किनारे है उसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से एक सवाल अक्सर आता है, 7516 किलोमीटर। और जो स्थलीय रेखा, जो लैंड वाला लाइन है, इसके ऊपर जहाँ समुद्र नहीं है, पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ मिलती हुई हमारी जो सीमा रेखा है, चीन के साथ जो मिलती हुई सीमा रेखा है, इन सारे देशों के साथ, बांग्लादेश के साथ मिलती हुई सीमा रेखा जो है उसकी टोटल लंबाई है 15200 किलोमीटर। यह भारत का चतुष्कोणीय है। और मोटा मोटी जो जलवायु है हमारी भारत की जलवायु, क्लाइमेट को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, यानी मानसून पे बेस्ड है। मानसून आता है, मानसून बारिश ले आता है, और उस बारिश की वजह से जो तमाम तरह के फ्लोरा एंड फौना यानी जीव और वनस्पति जो हम देखते हैं वो मानसून की वजह से है, उसी के प्रकार से है। आगे के वीडियोज में हम इसको लिंक करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक सवाल और आता है लिंगानुपात से संबंधित। वर्तमान में हमारी जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, जेंडर रेशियो, मेल टू फीमेल, यानी ऑन एवरी पर 1000 मेल देयर आर 943 फीमेल। सीधे तौर पे ये समझ में आता है कि 57 फीमेल कम है हमारे यहाँ। पीछे सालों में काफ़ी प्रयास किया गया है। साक्षरता, लिटरेसी एक इम्पॉर्टेंट और फैक्ट है। लिटरेसी जो है पूरी कंट्री की वो है 74%। 74% यानी महिला पुरुष मिला के 74%, हर 4 में से 3 आदमी लिटरेट है, साक्षर है, पढ़ लिख सकता है। लेकिन पुरुषों में यह थोड़ा सा ज़्यादा है, इट इज 82%। 82 में से 8% घटा दीजिए, 82.14% जो है वो लिटरेसी है, मेल लिटरेसी। और हमारी फीमेल लिटरेसी जो है 64.40%, और टोटल लिटरेसी जो है वो है 74%। ये हो गया। बाकी इसके अलावा भी कुछ सवाल अक्सर होते हैं। एक बात मैं अपने पूर्व के भी वीडियो में कहता रहा हूँ कि एक बात हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है कि बाउंसर पे तो सचिन तेंदुलकर जैसा महान बल्लेबाज भी डक करता है, लेकिन आसान जो प्रश्न होते हैं यानी जो सिंपल सवाल आएंगे उन पे सचिन तेंदुलकर को छक्का मारना है, उसको डक नहीं करना है। तो जो साधारण सवाल आते हैं, जैसे राष्ट्रीय पशु कौन हो गया भारत में, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद हो गया, राष्ट्रीय फूल कमल हो गया, इस तरह के सवाल जो जीके से रिलेटेड हैं इनको जरूर आप रिवाइज करते रहें ताकि इनमें से कभी भी गलती नहीं होना चाहिए।